हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चेर और पांड्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारा जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज है 100 डे 100 टॉपिक्स का, जिसमें आज डे है 10वां। ठीक है, डे 10। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चेर और पांड्य के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे, करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो नारायण जी हैं, इन्होंने हमें एक बात कही है कि आप हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर या कुछ ऐसा साधन दीजिए जिसके मदद से मैं आपको कुछ पैसे दूंगा एज ए फी। ठीक है, इन्होंने कुछ पैसे देने की बात की है, मतलब फी के रूप में। तो अगर आप भी हमें कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो मैं एक क्यूआर कोड हर एक वीडियो में आपसे लगाऊंगा और चाहूंगा कि आप हमें आर्थिक मदद दें, क्योंकि हमारी चैनल छोटी है और व्यूज बहुत कम आते हैं, यूट्यूब बहुत कम पैसा देता है। तो हमें सच में आर्थिक मदद की तो जरूरत है। तो यदि आप हमें कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमें कुछ मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। चलिए शुरू करेंगे अब वीडियो को। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है कि संगम युग में 3 प्रमुख राजवंशों को किस नाम से जाना जाता है। जो संगम युग थे उसमें 3 प्रमुख राजवंश थे, उनको किस नाम से जाना जाता था। तो ये जो थे मूवेंदर के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूवेंदर के नाम से। मूवेंदर का मतलब यहाँ पर होता है 3 मुकुटधारी। ठीक ठीक है, जो कि 3 प्रमुख राजवंश चोल, चेर और पांड्यों को दर्शाता है, और इन्हीं को जो है संगम काल में मूवेंदर कहा जाता था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर है कि संगम काल की अवधि क्या थी। तो संगम काल का जो अवधि था वह 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच था। इसका मतलब ये होता है कि जो संगम काल की अवधि थी वह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक थी। ठीक है, इस काल में चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का शासन था। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। यहाँ पर है कि चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। हम बात कर रहे हैं चोल का। तो चोल जो राजवंश था उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो बाघ था। ठीक है, क्या था? बाघ था। तो चोल राजवंशों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। यहाँ पर चेर राजवंश है, चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धनुष और बाण है। ठीक है, चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? धनुष और बाण है। ठीक है, और पांड्य राजवंश का जो राज्य चिन्ह है वो क्या है? तो वो है मछली। ठीक है, कार्प मछली जो होता है वो इनका राज्य चिन्ह है। ठीक है, राज्य चिन्ह है। तो हम लोगों ने बात किया चोल, ठीक है, चेर और पांडे के बारे में। ठीक है, पांडे के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि जो चेर थे, सॉरी जो चोल थे, चोलों की जो राज्य चिन्ह था, राजवंशों का जो प्रतीक था वो क्या था? वो बाघ था। ठीक है, तो चोलों का क्या था? बाघ था। चेरों का क्या था? धनुष और बाण था। ठीक है, धनुष बाण। ठीक है, धनुष बाण जो था ये इनका राज्य चिन्ह था। और पांड्यों का जो राज्य चिन्ह था वो क्या था? मछली था, कार्प मछली था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इनका राज चिन्ह था। ठीक है, राज्य चिन्ह। तो हमें याद रखना क्या है कि चोल राजवंश का जो राज्य चिन्ह था वो बाघ था। चेर राजवंश का जो राज्य चिन्ह था वो धनुष और बाण था। पांड्य राजवंश का जो राज्य चिन्ह था वो मछली था, कार्प मछली था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे संगम युग के चोल राजवंश की राजधानी कौन सी थी। जो संगम युग के चोल राजवंश थे उनकी राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पर उनकी जो राजधानी थी वह थी उरयूर और पुहार। शुरू में ये उरयूर में था, बाद में इसको पुरहार में क्या किया गया? ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्रारंभ में चोलों की जो राजधानी थी वह उरयूर थी, बाद में इसे पुहार में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, पुहार या इसको कभी कभी कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हमें दो चीजें याद रखना है कि संगम युग के जो चोल राजवंश थे उनकी राजधानी पहले उरयूर में था और पुहार में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी थी, तो यहाँ पर दोनों हो जाएंगे, उरयूर और पुहार दोनों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर है कि चेर राजवंश की राजधानी का नाम क्या था। चेर के बारे में पूछा जा रहा है, तो चेर राजवंश की राजधानी वंजी या कारूर था। ठीक है, क्या था? वंजी या कारूर।
कारूर था। ठीक है, तो याद रखना है कि चेर राजवंश की जो राजधानी है वह वंजी थी, जिसे कारूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी। देखिए, पांड्य वंश की जो राजधानी थी वह मदुरई में थी। ठीक है, मदुरई में थी पांड्य वंश की राजधानी। तो हमें याद रखना होगा कि पांड्य राज्यवंश की जो राजधानी थी वह मदुरई थी। ठीक है, और जो संगम काल में, मतलब जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में जो है एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था मदुरई। तो याद रखना है कि पांड्य राजवंश जो थी उसकी जो राजधानी थी वह मदुरई में थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। यहाँ पर है कि चोल राजवंश का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो चोल राजवंश की अगर सबसे प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो वह कावेरी पट्टनम था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चोल राजवंश का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कौन था, तो कावेरी पट्टनम था। ठीक है, याद रखना है कावेरी पट्टनम जो है चोल राजवंश का प्रमुख बंदरगाह था। और ये जो बंदरगाह था ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार का केंद्र माना जाता था संगम युग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेर राजवंश के प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो चेर राजवंश की बात करें तो चेर राजवंश की जो प्रमुख बंदरगाह है वह मुजरिस और टोंडी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मुजरिस और टोंडी। तो मुजरिस और टोंडी जो है वह चेर राजवंश के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और इनकी विशेषता ये थी कि ये रोमन व्यापार के लिए जाने जाते थे। ठीक है, रोमन व्यापार का ये केंद्र थे, विशेष रूप से रोमन व्यापार में इन बंदरगाहों की भूमिका थी। मुजरिस और टोंडी जो कि चेर राजवंश के प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम युग की सबसे प्रसिद्ध चोल शासक कौन थे। तो संगम युग में सबसे प्रसिद्ध चोल शासक पूछा जा रहा है हमसे, चोल शासक। तो सबसे जो प्रसिद्ध चोल शासक थे वो करिकाल थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, करिकाल। तो क्या याद रखना है कि करिकाल जो थे वो संगम काल के सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे। ठीक है, जिन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनवाया और व्यापार को बढ़ाया था। तो इन्होंने एक काम किया था, क्या किया था, कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। ठीक है, कावेरी नदी पर इन्होंने बांध बनवाया था। कौन, करिकाल ने। और करिकाल जो थे संगम युग के सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे। ठीक है, तो ये चोल वंश से जुड़े हुए थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि चोल वंश से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध शासक, तो करिकाल, याद रखिएगा करिकाल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि चेर राजवंश, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है चेर राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है, तो वो हो जाएगा चेरन सेंगुटवन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चेरन सेंगुटवन जो थे वह चेर राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 है कि संगम युग के किस पांड्य शासक को आर्यपौड कंडत नेदुचेलियन कहा जाता है। तो ये नाम है आर्यपौडे कंडत नेदुचेलियन, ये किसे कहा जाता है, और ये संगम युग के पांड्य शासक है। तो ये जो नेदुचेलियन द्वितीय थे इन्हीं को कहा जाता था आर्यपौडे कंडत नेदुचेलियन। ठीक है, तो ये जो है नेदुचेलियन को कहा जाता था। ठीक है, और इसलिए इन्हें कहा जाता था क्योंकि इन्होंने जो है आर्यों की सेना को पराजित किया था। इसी वजह से इन्हें आर्य पौंडे कैंडत नेदुचेलियन कहा जाता था। ठीक है, तो नेदुचेलियन द्वितीय को इसलिए कहा जाता था आर्य पौंडे कंडत नेदुचेलियन क्योंकि इन्होंने आर्यों की सेना को पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि शिल्पाधिकारम महाकाव्य में किस चेर शासक की विजय यात्रा का उल्लेख किया गया है। तो आपको बताना है कि जो शिल्पाधिकारम है, ये जो ग्रंथ है महाकाव्य है, इसमें किस चेर शासक के विजय यात्रा की बात की गई है। तो ये जो आप शिल्पाधिकारम देखते हैं ये जो है सेंगुटवन के विजय के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा सेंगुटवन। ठीक है, सेंगुटवन।
ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा कि शिल्पाधिकारम में सेंगुटवन की सैन्य उपलब्धियों और हिमालय अभियान का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इन्होंने हिमालय तक अपना अभियान किया था, सैन्य अभियान, और उसकी जानकारी हमें जो मिलता है शिल्पाधिकारम में मिलता है। और ये चेर राजवंश के से जुड़े हुए थे सेंगुटुवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। यहाँ पर है कि करिकाल चोल द्वितीय करिकाल चोल द्वारा लड़ी गई बैनी का युद्ध में किसे पराजित किया गया था। तो जो वेनी का युद्ध था उसमें किसे पराजित किया गया था। तो वेनी का युद्ध जो था उसमें चेर, पांडे और 11 छोटे सरदारों को पराजित किया गया था करिकाल चोल द्वारा। ठीक है, तो करिकाल चोल द्वारा लड़ी गई वेनी का जो युद्ध था उसमें चेर, पांडे और 11 छोटे सरदारों को पराजित किया गया था। तो याद रखिएगा कि वेनी के युद्ध में करिकाल ने चेर, पांडे और 11 सरदारों की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे, स्थापना मतलब संस्थापक कौन थे, तो वो थे विजयालय चोल। इनका पूरा नाम है विजयालय, आपको कई जगह पर केवल विजयालय मिलेगा, याद रखिएगा। विजयालय ने 850 ईस्वी में, कब किया था, 850 ईस्वी में जो है इन्होंने तंजावुर पर कब्जा कर मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो इन्होंने 850 ईस्वी में तंजावुर पर कब्जा किया और मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना की। तो आपको सिर्फ अगर याद रखना है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो विजयालय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिए। यहाँ पर है कि राजा राज चोल प्रथम का शासन काल क्या था। तो राजा राज चोल जो थे उनका जो शासन का काल था 985 से 1014 ईस्वी के बीच। 985 से लेकर के 1014 ईस्वी के बीच जो है राजा राज चोल प्रथम का शासन काल ये था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और इन्होंने राजा राज चोल ने जो है चोल वंश को अपने चरम पर पहुंचाया था। मतलब इनके शासनकाल में जो है चोल वंश का बहुत ज्यादा विकास भी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अभी हम लोगों ने जिस राजा की बात की थी उन्होंने ही करवाया था, मतलब राजा राज चोल। ठीक है, राजा राज चोल प्रथम ने जो है चोल जो ये वृद्धेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1010 ईस्वी में। वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह राजा राज चोल ने 1010 ईस्वी में किया था। और राजा राज चोल जो थे वह चोल वंश से जुड़े हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर किस वास्तुशैली में वास्तुशैली का उदाहरण है। देखिए निर्माण की जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर का निर्माण जो होता है जिस पद्धति में होता है उसी को वास्तु शैली कहा जाता है। बहुत सारे शैलियां हैं, जैसे द्रविड़ शैली, वेसर शैली, नागर शैली और इंडो इस्लामिक शैली। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसका कौन सा शैली है, तो इसका जो है द्रविड़ शैली में इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, द्रविड़ शैली। ठीक है, तो वृद्धेश्वर मंदिर जो है द्रविड़ मंदिर वास्तुकला का शुद्ध और उत्कृष्टम उदाहरण है। कि मगर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि द्रविड़ शैली का उदाहरण दीजिए, तो आप सीधा याद रखिएगा वृद्धेश्वर मंदिर जो राजा राज चोल के द्वारा 1010 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी शैली में बनी हुई है, द्रविड़ शैली में बनी हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। यहाँ पर है कि वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने किस सूची में शामिल किया है। तो जो यूनेस्को है इसे वृद्धेश्वर मंदिर को जो शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्व धरोहर स्थल में। तो वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात और जानिएगा कि इसको जो शामिल किया गया है इस मंदिर को, वृद्धेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, इसको कहा गया है क्या कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के रूप में इसको शामिल किया गया है। क्या कह करके कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल ये है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध राजा राज चोल प्रथम की पहली सैन्य उपलब्धि थी। वह कौन सा युद्ध था जो राजा राज चोल प्रथम के लिए पहली सैन्य उपलब्धि थी। तो पहली सैन्य उपलब्धि की बात करें तो वह था कंडलूर सलाई का युद्ध। कंडलूर सलाई का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा,
कंडलूर सलाई का जो युद्ध था, जो कि 988 ईस्वी में लड़ा गया। कब लड़ा गया था? 988 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये चेरों के विरुद्ध राजा राज चोल की पहली बड़ी सैन्य सफलता थी, जिसमें चेर नौसेना को नष्ट कर दिया गया था। तो 988 ईस्वी में जो युद्ध था, राजा राज चोल प्रथम की पहली सैन्य उपलब्धि थी। और ये जो युद्ध था ये चेरों के विरुद्ध था, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने यानी कि राजा राज चोल ने जो है चेरों की नौसेना को नष्ट किया था। नौसेना को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ये युद्ध 988 ईस्वी में होता है और इस युद्ध का नाम है कंडलूर सलाई का युद्ध, ठीक है, कंडलूर सलाई का युद्ध। और इसे राजा राज चोल प्रथम की पहली सैन्य उपलब्धि के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 है कि राजा राज चोल प्रथम ने पांड्यों पर विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? जब राजा राज चोल ने पांड्यों को हराया, पांड्यों पर विजय प्राप्त किया, तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वह था पांड्य कुलासनी का, ठीक है, पांड्य कुलासनी का इन्होंने जो है उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि राजा राज चोल प्रथम ने जब पांड्यों पर विजय प्राप्त कर लिया तो इन्होंने पांड्य कुलासनी का जो है उपाधि धारण कर ली। पांड्यों की राजधानी मदुरई को जीतने के बाद राजा राज ने पांड्य कुलासनी उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है पांड्यों के लिए वज्र, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पांड्यों के लिए ये वज्र है, ये कह करके इन्होंने जो है उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब इन्होंने राजा राज चोल प्रथम ने पांड्यों पर विजय प्राप्त कर लिया तो इन्होंने उपाधि धारण कर दी पांड्य कुलासनी का, ठीक है, पांड्य कुलासनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 के बाद 23 देखेंगे। यहाँ पर है कि राजा राज चोल प्रथम ने 3 मुकुटों पर अधिकार के प्रतीक के रूप में कौन सी उपाधि ली थी? वह कौन सी उपाधि थी जो 3 मुकुटों पर अधिकार के प्रतीक के रूप में थी? तो ये जो इन्होंने उपाधि ली थी उसका नाम क्या है? तो मुमिंडी चोल का इन्होंने उपाधि लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, मुमिंडी चोल। मुमिंडी चोल का अर्थ होता है 3 मुकुट धारण करने वाला, जो चोल, चेर और पांड्य राजवंशों पर विजय का प्रतीक था, ठीक है। तो ये जो राजा राज चोल थे इन्होंने मुमिंडी चोल की उपाधि धारण की, क्योंकि इन्होंने चोल, चेर और पांड्यों तीनों राजवंशों पर विजय का ये प्रतीक के रूप में इसको धारण कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा मुमिंडी चोल। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। यहाँ पर है कि राजा राज चोल प्रथम ने श्रीलंका के किस भाग पर विजय प्राप्त किया? वह कौन सा भाग था, मतलब कौन से भाग पर? तो जो यहाँ पर राजा राज चोल थे उन्होंने श्रीलंका के जो यहाँ पर उत्तरी भाग था, उत्तरी आधा भाग, उस पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। तो राजा राज चोल प्रथम ने 933 ईस्वी में कब किया था? 933 ईस्वी में श्रीलंका के उत्तरी आधे भाग पर विजय प्राप्त की और जननान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि राजा राज चोल प्रथम ने श्रीलंका पर जो है 933 ईस्वी में उसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, ठीक है, और वहां पर अपनी एक राजधानी भी बनाई थी इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, चोल नौसेना का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? चोल नौसेना का जो मुख्य बंदरगाह था उसका नाम क्या था? तो चोल नौसेना की जो मुख्य बंदरगाह थी उसका नाम था नागपट्टनम। क्या था? नागपट्टनम। याद रखिएगा, चोल नौसेना का मुख्य बंदरगाह क्या था? नागपट्टनम। नागपट्टनम याद रखना हमें, नागपट्टनम। तो नागपट्टनम चोल नौसेना का मुख्य बंदरगाह था, जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील बना दिया था। तो एक याद रखिएगा कि ये बंगाल की जो खाड़ी थी, बंगाल की जो खाड़ी थी, इसको चोल झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, चोल झील के नाम से भी जाना जाता था उस समय जब ये संगम युग था तब, ठीक है। तो चोल झील बना दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र चोल प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया था? राजेंद्र चोल जो थे, राजेंद्र चोल प्रथम, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम जो थे इन्होंने उपाधि धारण की थी गंगेकोंड की, गंगेकोंड चोलपुरम, इसका इन्होंने उपाधि धारण की थी, सॉरी, गंगेकोंड की, ठीक है, गंगेकोंड की। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। क्यों धारण किया था? इसके पीछे एक कहानी है कि इन्होंने जब गंगा घाटी को पर विजय प्राप्त कर लिया, तो इन्होंने जब गंगा घाटी पर विजय प्राप्त कर लिया
तब इन्होंने क्या किया था, अपना नाम के पीछे जो उपाधि रख लिया था गंगेकोंड। ठीक है, विजय अभियान के बाद इन्होंने अपनी उपाधि रख ली क्या, गंगेकोंड। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्यों इन्होंने अपना उपाधि रखा था ये गंगेकोंड राजेंद्र चोल प्रथम, क्योंकि इन्होंने गंगा घाटी को विजय किया था, एक अभियान किया था गंगा घाटी को जीतने के लिए, और उसमें ये विजय हो जाते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है कि गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनवाया था। अब देखो गंगेकोंड चोलपुरम जब भी पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। क्यों, क्योंकि गंगेकोंड की उपाधि जो है राजेंद्र चोल प्रथम ने लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि गंगा घाटी को जीता था। अब जब उन्होंने अपनी उपाधि लिया था तो गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर भी तो वही बनाएंगे ना, कोई और थोड़ी बनाएगा। तो गंगेकोंड चोलपुरम जो मंदिर है उसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने किया था, याद रखिएगा। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी नई राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। यहाँ पर है कि चोल प्रशासन में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी। तो सबसे जो बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वह मंगलम थी। क्या थी, मंगलम थी। ऑप्शन नंबर बी मंगलम। मंगलम जो था चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी जो प्रांत के समानांतर थे। तो मंगलम का मतलब होता था प्रांत। ठीक है, यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है कि चोल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, जैसे कि अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे बड़ी इकाई, अगर भारत देश की सबसे बड़ी इकाई की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। राज्य के बाद प्रत्येक राज्य में जिले हो जाएंगे। ठीक है, जिले के बाद क्या होता है, तहसील होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सब डिवीजन भी होता है कई जगह। तो ये चीजें बढ़ती 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 छोटे छोटे करके लास्ट में ग्राम आ जाता है, गांव आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चोल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। तो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो थी वो उस समय मंगलम थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, मंगलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। देखिए इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि चोल प्रशासन की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम कौन सा था। तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। सबसे बड़ा मंगलम होता था, उससे उसके बाद कोट्टम होता था, उसके बाद नाडू होता था, उसके सबसे लास्ट सबसे छोटा उरु होता था। ठीक है, उर होता था। चोल प्रशासन की इकाइयों का क्रम जो मंगलम था वो प्रांत था। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मंडलम। ठीक है, मंडलम क्या था, ये प्रांत होता था। ठीक है, प्रांत। उसके बाद जो था कोट्टम, कोट्टम जो थे ये क्या थे, जिले थे। ठीक है, कोट्टम जो थे ये क्या थे, जिले थे, जिले थे। और नाडू जो था, नाडू ये क्या थे, नाडू का मतलब होता था तालुका। ठीक है, तालुका। ठीक, तालुका। उसके बाद उर का मतलब होता था गांव। क्या होता था, गांव। तो अगर इसको वर्तमान समय में आप देखें तो मंडलम का मतलब आप याद रखिएगा क्या, राज्य। ठीक है, राज्य कह सकते हैं। कोट्टम का यहाँ पर जिला, तो जिला आप जैसे जिला होता है। नाडू का मतलब प्रखंड आप याद रखिएगा, प्रखंड। और उर का मतलब यहाँ पर गांव, तो गांव। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्तमान से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, इस तरह से वो बटा हुआ था। ठीक है, खैर हमें याद रखना है कि चोल प्रशासन की प्रशासनिक इकाई थी, उनका जो क्रम था, मंडलम जो था वो सबसे बड़ा होता था जिसको प्रांत कहा जाता था, कोट्टम जो था वो जिले कहलाते थे, नाडू जो थे वो तालुका कहलाते थे, उर जो थे वो गांव कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। चोल प्रशासन की नाडू का प्रमुख कौन होता था। नाडू का मतलब क्या था, नाडू का मतलब था जिला। ठीक है, और नाडू का जो प्रमुख होता था वह कौन होता था, तो वह नट्टार होता था। ऑप्शन नंबर बी नट्टार। क्या होता था, नट्टार होता था। ठीक है, नट्टार। ऑप्शन नंबर बी नट्टार। चोल प्रशासन में नाडू का जो प्रमुख होता था उसको क्या कहा जाता था, उसको नट्टार कहा जाता था, नट्टार। ठीक है, नट्टार। नाडू का प्रमुख नटार होता था, जबकि नटारों की जो प्रसिद्ध थी उसे नटवे कहा जाता था। अब ये जो नटारों की जो परिषद होती थी, अ, उसको क्या कहा जाता था, अगर पूछ दिया जाए इसके परिषद को क्या कहा जाता था, तो इसके परिषद को जो है कहा जाता था नटवे। ठीक है, नटवे। ठीक है, तो याद रखना है कि चोल प्रशासन में नाडू का प्रमुख कौन होता था। नाडू का प्रमुख जो होता था वो नट्टार होता था, और जो परिषद होता था इनका नट्टारों का वो
नटुए कहलाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। यहाँ पर है कि चोल प्रशासन में गांव स्तर की सभा को क्या कहा जाता था? तो जो गांव स्तर की सभा होती थी उसको ग्राम सभा कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऊर का मतलब तो उस समय गांव था, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और ग्राम सभा गांव की सभा होती थी तो ग्राम सभा होगी। तो चोल प्रशासन में गांव स्तर की जो सभा थी उसको ग्राम सभा कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। चोल प्रशासन में भू राजस्व की सामान्य दर क्या थी? तो भू राजस्व की जो सामान्य दर थी उस समय वो थी 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि उपज का 1/6 भाग। ठीक है, चोल प्रशासन में भू राजस्व की जो सामान्य दर थी उपज का 1/6 भाग था, जो नगद या वस्तु के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, उपज का 1/6 भाग, जितना उपज होगा उसका 1/6 भाग जो होगा वो ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि चोल काल में व्यापारी संगठनों को क्या कहा जाता था? चोल काल में जो व्यापारिक संगठन हुआ करते थे उनको कहा जाता था नाना देसी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी नाना देसी। चोल काल में व्यापारी संगठन गिल्ड्स को क्या कहा जाता था? नाना देसी कहा जाता था, जो व्यापार को संगठित करते थे। इनका काम क्या था? व्यापार को संगठित करना। ठीक है, कहाँ से सामान लाना है, कहाँ पर भेजना है, ये सारी काम जो है संगठनों के माध्यम से होता था उस समय। तो यहाँ पर व्यापारिक संगठन जो थे उनको नाना देसी कहा जाता था, और इनका काम क्या था? व्यापार को मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसको हम लोग कहते हैं उसको सही रूप से सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 यहाँ पर है कि चोल काल के बड़े व्यापारिक केंद्रों में स्थानीय व्यापारिक संगठन को क्या कहा जाता था? चोल काल के जो बड़े व्यापारिक केंद्रों में स्थानीय व्यापारी संगठनों को क्या कहा जाता था? तो स्थानीय जो व्यापारिक संगठन होते थे उनको कहा जाता था नगरम। ठीक है, क्या कहा जाता है? नगरम। ऑप्शन नंबर ए नगरम। तो कांचीपुरम और महाबलीपुरम जैसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में व्यापारी संगठन को नगरम कहा जाता था। ठीक है, तो बड़े व्यापारिक केंद्रों में जो स्थानीय व्यापारी, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र मान के चलिए दिल्ली, मुंबई, ठीक है, मुंबई मान लेते हैं। मुंबई जो है सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र अगर है तो वहां के जो व्यापारी होंगे उनके संगठन को क्या कहेंगे? उनके संगठन को यहाँ पर नगरम कहा जाता था। बस उदाहरण के लिए समझना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चोल काल के बड़े व्यापारिक केंद्रों में स्थानीय व्यापारी संगठन को क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए। यहाँ पर है कि वृद्धेश्वर मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता था? जो वृद्धेश्वर मंदिर है इसको अन्य कौन नाम से जाना जाएगा? तो इसका जो निर्माण करवाया था, कौन निर्माण करवाया था? राजा राज चोल ने। ठीक है, तो राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वृद्धेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने किया था, तो इसी वजह से इसको राजा राजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, उस नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धेश्वर मंदिर को दक्षिण मेरू क्यों कहा जाता है? देखिए, एक बात याद रखना है कि वृद्धेश्वर मंदिर को जो है दक्षिण मेरू कहा जाता है। ये भी बात याद रखना है कि जो वृद्धेश्वर मंदिर है उसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल वो नहीं है, सवाल एक कदम आगे बढ़कर पूछ रहा है कि क्यों कहा जाता है दक्षिण मेरू? तो दक्षिण मेरू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मेरू पर्वत के समान पवित्र माना जाता है। दक्षिण भारत में एक पर्वत है मेरू पर्वत, और उसके समान जो है इस मंदिर को पवित्र माना जाता है। तो वृद्धेश्वर मंदिर को दक्षिण मेरू कहा जाता है क्योंकि यह दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है जो मेरू पर्वत के समान पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा और पवित्र मंदिर के होने की वजह से इसको दक्षिण मेरू के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस काल की विशेषता है? जो हम नटराज की कांस्य प्रतिमा देखते हैं, इस तरह से नटराज की मूर्तियां होती है इसमें, उसमें आपसे पूछ रहा है कि नटराज की जो कांस्य प्रतिमा वह किस काल की विशेषता है, तो यानी कि किस काल से ये जुड़ा हुआ है? तो ये जो जुड़ा हुआ है चोल काल से जुड़ा हुआ है। हमें याद रखना है कि चोल काल से जुड़ा हुआ है नटराज। ठीक है, जो कि तांडव नृत्य मुद्रा में शिव की एक प्रतिमा है, और ये जो है कांस्य की बनी हुई है, और ये जो है चोल काल की मूर्ति कला का मतलब सर्वोत्कृष्ट
उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है इसको। तो ये चोल काल से जुड़ा हुआ है। जो नटराज की हम प्रसिद्ध प्रतिमा देखते हैं, कांस्य प्रतिमा, जिसमें शिव तांडव को दर्शाया गया है, ये चोल काल का बना हुआ है और ये उस समय की कांस्य प्रतिमा बनाने की सबसे उत्कृष्ट विधि का ये मतलब एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नमूने के रूप में हम कह सकते हैं। तो आपको याद रखना है चोल काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखेंगे कि नटराज की मूर्ति में आनंद तांडव क्या प्रतीक है? आनंद तांडव क्या प्रतीक है? तो ये जो आनंद तांडव है वह क्या प्रतीक करता है? तो ये प्रतीक करता है सृष्टि सृष्टि पालन और संहार का शाश्वत चक्र। ठीक है, तो सृष्टि पालन और संहार का जो है शाश्वत चक्र को दर्शाता है आनंद तांडव। ठीक है, नटराज की मूर्ति में जो आनंद तांडव है यह प्रतीक है सृष्टि पालन और संहार का शाश्वत चक्र को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर हम लोग 39 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना क्या है कि नटराज मूर्ति में भगवान शिव के दाहिने पैर के नीचे कौन है? जो दाहिना पैर है शिव जी का, उसके नीचे कौन है? तो शिव के दाहिने पैर के नीचे जो है अपस्मार पुरुष है। ठीक है, अस्मारा पुरुष जो है वो है जो अज्ञान और माया का प्रतीक है। जो अपसार पुरुष है ये अज्ञान और माया का क्या है? प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो शिव के दाहिने पैर के नीचे अपस्मार पुरुष है जो अज्ञान और माया का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। नटराज मूर्ति के ऊपरी दाहिने हाथ में क्या है? नटराज मूर्ति की जो ऊपरी दाहिने हाथ है उसमें क्या है? तो नटराज मूर्ति में ऊपरी दाहिने हाथ में क्या है? तो यहाँ पर दाहिने हाथ में डमरू है। क्या है? डमरू। ऑप्शन नंबर बी, हाथ में डमरू है जो सृष्टि की प्रथम ध्वनि और ब्रह्मांड के लय का प्रतीक है। तो ये डमरू जो है ब्रह्मांड यानी कि सृष्टि की प्रथम ध्वनि के रूप में है। ठीक है, प्रथम ध्वनि और ब्रह्मांड के लय का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ये कि जो नटराज मूर्ति है उसके ऊपरी दाहिने हाथ में क्या है? तो ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है और डमरू जो है ये ध्वनि और मतलब ब्रह्मांड या सृष्टि के ध्वनि के रूप में ये प्रतीक के रूप में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखिए, यहाँ पर कथन और कारण से है। देखिए यहाँ पर कथन कह रहा है कि चोल साम्राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान चलाए। देखिए कथन कह रहा है कि जो चोल साम्राज्य था इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान चलाया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में क्या किया था? नौसैनिक अभियान चलाया था। ये कथन है। कारण बता रहा है कि चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना और उन्नत जहाज निर्माण तकनीक थी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों कथन और कारण सही हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि जो चोल साम्राज्य था वह दक्षिण पूर्व एशिया में नौसैनिक अभियान चलाए थे। ये बात बिल्कुल सही है और इसके पीछे का कारण ये था कि चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना और उन्नत जहाज निर्माण तकनीक थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखिए और दो कथन और कारण यहाँ भी दिया गया है। पूछ रहा है कि संगम साहित्य में तीनों राजवंशों के बीच निरंतर युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, जो संगम साहित्य है क्या इसमें तीनों राजवंशों के बीच निरंतर युद्ध का उल्लेख है? कारण बताया जा रहा है कि तीनों राजवंश व्यापारिक मार्गों और उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए की व्याख्या करता है। जो संगम साहित्य का है, संगम साहित्य में बहुत सारे साहित्य हैं तो उसमें जो है तीनों राजवंशों के बीच का युद्ध का उल्लेख है। देखो संगम साहित्य में जो है तीनों राजाओं के जो पूरे मतलब कालखंड को दर्शाया गया है तो युद्ध को भी दर्शाया जा गया होगा। तो पहला कथन तो ऐसे ही सही है। दूसरा यहाँ पर जो कारण है, कारण कि जब तीन राजवंश होंगे तो उनको व्यापारिक मार्ग चाहिए, उपजाऊ क्षेत्र भी चाहिए, हर राज्य को ये चाहिए तो इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे और जब भी प्रतिस्पर्धा होता है तो युद्ध होता है। जैसे अभी ही देख लो कि अगर मान के चलो कोई जॉब
की वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब की, उसमें लाखों लोग जो है फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर के वो प्रतिस्पर्धा करते हैं किसके लिए, एक जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो मतलब कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से युद्ध करते हैं एग्जाम के स्तर पर, ठीक है, एग्जाम स्तर पर जो है युद्ध करते हैं और जो विजयी होता है उसको जॉब मिल जाता है, सिंपल सी बात है। तो वही सी बात यहाँ पर भी लागू होता है, इसीलिए कथन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। यहाँ पर है कि वृद्धेश्वर मंदिर पूर्णतः ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। कथन है, ये पूछ रहा है कि क्या वृद्धेश्वर मंदिर जो है वह पूर्णतः ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, और कारण बता रहा है कि चोल काल में ग्रेनाइट की उपलब्धता प्रचुर थी। तो अब यहाँ पर जो हमें बताना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि ए और आर दोनों सही है। वृद्धेश्वर मंदिर जो है वह ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, और तमिलनाडु में जो है ग्रेनाइट की प्रचुर उपलब्धता इसकी कारण है, क्योंकि जो चीज उपलब्ध रहेगी उससे बनाई जाएगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है कि ग्रेनाइट की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में थी। तो ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही है। चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। एक तरफ शासक दिया गया है, दूसरी तरफ उपलब्धि दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है इस तरफ से ये है, इस तरफ की बात करें वृद्धेश्वर मंदिर निर्माण, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजा राज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो को ए के साथ मिला लेंगे क्योंकि हमें यही याद है, ठीक है। दो को हम क्या करेंगे, ए के साथ मिला लेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको याद होना चाहिए कि राजेंद्र प्रथम इन्होंने क्या किया था, गंगा घाटी पर जीत हासिल की थी, ठीक है, इसीलिए इन्होंने गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी। तो तीन को हम लोग सी के साथ मिला लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर दो हो गए, एक तो विद्यालय, तो विद्यालय याद होगा आपको कि इन्होंने जो है विद्यालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो एक को हम बी के साथ मिला लेंगे। उसके बाद है करिकाल, करिकाल इन्होंने वेनी का युद्ध लड़ा था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो सी डी को एक को डी के साथ मिला लेंगे, सॉरी चार को डी के साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा मिल गया। देखिए ये जैसे ही एग्जाम में आएगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपको याद कौन सा पड़ रहा है। जैसे मुझे याद अभी पड़ा क्या, राज राजेश्वर प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, मैंने उसको मिला दिया, दो से ए को मिला दिया, और ऑप्शन में देखा यहाँ पर कि ये तो पूरी तरह से मिल रहा है क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दो को एक के साथ मिलाया गया और मुझे ये कंफर्म था, तो मैं ऑप्शन नंबर ए टिक कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निक होता है इस तरह के सवाल को हल करने का, जो आप यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर से मैं यहाँ पर एक बार समझाऊंगा आपको कि विद्यालय जो थे ये चोल साम्राज्य के संस्थापक थे, इसीलिए ए को हम लोग बी के साथ मिला लिए। राजा राज चोल प्रथम ने जो है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए दो को ए के साथ मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगा घाटी पर विजय प्राप्त किया था और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी गंगे कोंड की, ठीक है। और करिकाल ने जो है वेन्नी का युद्ध लड़ा था, ऑप्शन नंबर डी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45। फिर से हमें मिलान करना है, ठीक है, मिलान करना है। एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ बंदरगाह दिया गया है। तो अगर आपको ध्यान होगा, ठीक है, ध्यान होना चाहिए वैसे, अगर आपको ध्यान होगा तो चोल वंश की जो बंदरगाह थी उसका नाम क्या था। चोल वंश की जो बंदरगाह थी उसका नाम था कावेरी पट्टनम। ये तो हमें याद ही है बस। अब हम लोग देखेंगे कि ए में सी का कौन कौन सा मिला हुआ है, तो डी में भी है, ए में भी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं है। चेर, चेर जो थे, चेर इन्होंने जो है इनका जो बंदरगाह था उसका नाम था मुजरिस, ठीक है। तो दो को हम ए के साथ मिला लेंगे। अब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आराम से मारिए टिक, घरे आइए। यहाँ पर पांडे, तीसरा का बी हो जाएगा, ठीक है, थ्री का बी और ए का सी। तो आपको याद हो गया कि चोल जो थे, चोलों का जो प्रमुख बंदरगाह था वो कावेरी पट्टनम था, ठीक है। चेरों का जो प्रमुख बंदरगाह था वह मुजरिस था, पांड्यों का जो प्रमुख बंदरगाह था वह कोरकई था, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46। फिर से हमें मिलान करना है, एक तरफ मंदिर दिया गया है, दूसरी तरफ स्थापना दिया गया है, ठीक है। वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, उसके बाद है गंगे कोंड चोलपुरा मंदिर, फिर एरावत
इरावतेश्वर मंदिर। तो गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर जो है ये कहाँ पर निर्माण हुआ था? तो गंगेकोंड चोलपुरम में। ठीक है, तो गंगेकोंड चोलपुरम में जो था राजेंद्र प्रथम ने किया था अपना एक गंगा को जीतने के बाद इन्होंने क्या किया था? अ, गंगा घाटी को जब इन्होंने जीता था तो उन्होंने क्या किया था? गंगे कोंड की उपाधि धारण की थी और एक मंदिर का निर्माण करवाया था, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर। और ये कहाँ पर हुआ था? तो गंगे कोंड चोलपुरम में। ये उनके उन्होंने राजधानी बनवाया था अपना। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था। दो को हम एक के साथ मिला लेंगे, दो को हम एक के साथ मिला लेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं बृद्धेश्वर मंदिर। हम लोगों ने बात किया अभी बृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, तो बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? बृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह तंजावुर में हुआ था। दो को ए के साथ मिला लेंगे और सी को ए सी के साथ कि दारासुरम में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है तंजावुर में हुआ था, राजा राज चोल ने किया था। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार समझा दूंगा फिर से कि बृद्धेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर है? तांजावुर में है। ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर कहाँ पर है? गंगे कोंड चोलपुरम में है। इते इरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? दारासुरम में है। ठीक है, दारासुरम। तो इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 पूछ रहा है कि संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। संगम साहित्य पांड्य राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ। क्या ये कथन सही है कि संगम साहित्य जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ था? तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो संगम साहित्य है, ठीक है, जो संगम साहित्य है उनका जो विकास है वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद संगम में केवल तमिल भाषा के कवि भाग लेते थे। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। संगम में केवल तमिल भाषा के लोग भाग नहीं लेते थे, तो यहाँ पर दूसरा नहीं होगा। तीसरा है कि संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर सॉरी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो संगम साहित्य जो है पांड्य राजाओं के संरक्षण में विकसित हुआ और यह दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का मुख्य स्रोत है। हालांकि संगम में अन्य भाषाओं के विद्वान भी सम्मिलित होते थे, तो इस वजह से जो संगम होगा तो वहां पर केवल तमिल भाषा के कवि, तमिल भाषाई विद्वान थोड़ी होंगे, और भी दूसरे भाषा के बोलने वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर 1 और 3 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। चोल साम्राज्य को 9 मंडलमों में विभाजित किया गया था। क्या ये बात सही है कि जो चोल साम्राज्य को 9 मंडलमों में विभाजित किया गया था? तो बिल्कुल सही बात है, इसको 9 मंडलमों में विभाजित किया गया था। दूसरा है कि नाडु प्रशासनिक इकाई का प्रमुख नट्टार कहलाता था। हम लोगों ने भी पढ़ा था, तो ये बिल्कुल सही है। नाडु जो प्रशासनिक इकाई था उसके प्रमुख को नट्टार कहलाता था। ग्राम सभा का कार्य केवल धार्मिक था? नहीं, कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए जो प्रशासनिक इकाई हो और उसका संबंध केवल धर्म से हो तो थोड़ा सा यहाँ पर डाउट करना चाहिए। और ग्राम सभा का कार्य केवल धार्मिक नहीं था, इसका काम प्रशासनिक भी था। तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 49 है और फिर से हमें कह रहा है कि कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कथनों पर हम विचार करते हैं। यहाँ पर है कि राजा राज चोल प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्पेशल राजा की बात हो रही है, राजा राज चोल प्रथम के बारे में। उन्होंने श्रीलंका के संपूर्ण भाग पर विजय प्राप्त किया। नहीं, संपूर्ण भाग पर इन्होंने विजय नहीं प्राप्त किया था, केवल उत्तरी भाग पर। ठीक है, उत्तर का आधा भाग पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था, पूर्ण नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मालदीव पर भी अभियान किया। क्या यह सही है?
तो हाँ, उन्होंने मालदीव पर भी अभियान किया था। उन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरई को नष्ट किया था। बिल्कुल सही, उन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरई को नष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 और 3 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि राजा राज ने केवल श्रीलंका के उत्तरी आधे भाग पर विजय प्राप्त की थी, पूरे भाग पर नहीं, लेकिन मालदीव पर अभियान किया था और मदुरई को नष्ट भी किया था उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 50 देखिए, फिर से है कि वृद्धेश्वर मंदिर के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जो वृद्धेश्वर मंदिर के बारे में हम लोगों ने बात किया, उसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नहीं, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर नहीं है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसमें भरतनाट्यम के 81 कारणों का चित्रण है। तो क्या इसमें भरतनाट्यम के 81 कारणों का चित्रण है? तो बिल्कुल सही, इसमें 81 कारणों का चित्रण है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में, हाँ, हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये भगवान विष्णु को नहीं बल्कि शिव को समर्पित है। ठीक है, तो जो यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसमें भरतनाट्यम के 81 कारणों का चित्रण किया गया है। ठीक है, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे और एक जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु को नहीं बल्कि शिव को समर्पित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि संगम युग में पट्टिनीकुल्लम, संगम युग में पट्टिनीकुल्लम का संबंध किससे है? संगम युग में जो पट्टिनीकुल्लम है इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह कन्नगी की पूजा से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कन्नगी की पूजा। ठीक है, संगम युग में पट्टिनीकुल्लम का संबंध किससे है? कन्नगी का पूजा। तो सुंगेटवन ने तमिलनाडु में पट्टिनीकल्ट की शुरुआत की, जो कन्नगी की आदर्श पत्नी के रूप में पूजा से संबंधित थी। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत किया गया था वह सुंगेटवन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर अगर से पूछा जा रहा है कि पट्टिनीकुल्लम का संबंध किससे है, तो कन्नगी की पूजा से है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पट्टिन पल्लो नामक संगम रचना किस शासक से संबंधित है? तो पट्टिन पल्लो जो नामक संगम काल की रचना है वह करिकाल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करिकाल से जुड़ा हुआ है। तो पट्टिन पल्लो जो है करिकाल चोल के जीवन और सैन्य उपलब्धियों का वर्णन करता है, और इसके जो लिखा गया है कदियलूर उरु इसके जो मतलब हम बात करें कि इसकी जो रचना किया गया है उनके नाम की अगर बात करें तो उनका नाम था कदियलूर उरुतिरंगनार। ठीक है, तो इन्होंने उसकी रचना की थी। यहाँ पर मैं उसका नाम लिख देता हूँ, जो कि पट्टिनपल्लू नामक जो संगम रचना थी उसकी जो लेखक थे। ठीक है, लेखक का जो नाम था यहाँ पर मैं लिखता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। यहाँ पर हम उसका नाम लिखते हैं कदियलूर। ठीक है, कदियलूर उरुतिरंग उरुतिरंग नार। ठीक है, नार, ये उनका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने इसकी रचना की थी पट्टिन पल्लो की, और पट्टिन पल्लो जो है वह संबंधित है करिकाल के जीवन और उनके युद्ध और सैन्य उपलब्धियों से, यानी कि करिकाल की जीवनी है एक तरह से कह दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मदुरै कांजी किस विषय का वर्णन करता है? तो ये जो है कोरकई बंदरगाह की स्थिति का वर्णन करता है। मदुरै कांजी जो है किस विषय का वर्णन करता है? तो कोरकई बंदरगाह की स्थिति का वर्णन करता है। मदुरै कांजी जो है कोरकई बंदरगाह की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उल्लेख है, जिसे मुंगडी मरुथनार ने लिखा था। इसके लेखक का नाम क्या है? इनके लेखक का नाम है मुंगडी मरुथनार। ठीक है, तो इन्होंने इसकी रचना किया था। कोरकई बंदरगाह की स्थिति के बारे में मदुरै कांजी
जो है इसकी वर्णन करता है और इसके लेखक है मुंगडी मरुथानार। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54। चेरन सेंगुटवन ने दक्षिण भारत से चीन में पहला राजदूत कब भेजा? चेरन सेंगुटवन जो थे वो दक्षिण भारत से चीन में अपना पहला राजदूत भेजते हैं। ये कब भेजते हैं? तो ये जो भेजा गया था, ये भेजा गया था दूसरी शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, दूसरी शताब्दी ईस्वी में। सेंगुटवन दूसरी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण भारत से चीन में पहला राजदूत भेजने वाले पहले ये शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में चेरन सेंगुटवन ने दक्षिण भारत से चीन में पहला अपना राजदूत भेजा था। तो कब भेजा था? दूसरी शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि करिकाल चोल ने कावेरी नदी पर बांध क्यों बनवाया था? तो जाहिर सी बात है, क्यों बांध बनवाएंगे? बाढ़ को रोकने के लिए कोई बांध बनवाता है, नहरों के लिए जल आपूर्ति, नहरों के लिए जल आपूर्ति के लिए आपूर्ति हेतु कोई बांध बनवाता है, वनों से भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कोई बांध बनवाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी कारण सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी की करिकाल चोल ने जो है कावेरी नदी पर बाढ़ रोकने के लिए, नहरों के लिए जल आपूर्ति हेतु, वनों से भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु इन्होंने बांध का निर्माण करवाया था कावेरी नदी पर। ठीक है, तो करिकाल चोल ने इसी वजह से बांध का निर्माण करवाया था। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखिए, यहाँ पर है कि अशोक के शिलालेखों में दक्षिण भारत के किन राजाओं का उल्लेख है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं इस पर जो किनके मतलब पूछ रहा है कि कौन से दक्षिण भारत के राजवंश थे उनका उल्लेख है। तो इसमें उल्लेख है चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्यपुत्र की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में चोल, पांड्य, केरल पुत्र यानी कि चेर, केरल पुत्र का मतलब हो गया चेर, ठीक है, चेर, और सत्यपुत्र और ताम्रपर्णो यानी कि श्रीलंका का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है कि अशोक के शिलालेखों में श्रीलंका का भी उल्लेख है। तो इनका जो चोल, चेर और पांड्यों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है और साथ ही साथ श्रीलंका का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में किस दक्षिण भारतीय राजवंश का सबसे पहला उल्लेख है? देखो, मेगास्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका और पूछ रहा है कि उस इंडिका में दक्षिण भारतीय राजवंश का सबसे पहला उल्लेख है। अब किस दक्षिण भारतीय, कौन सा दक्षिण भारतीय था जिसका उल्लेख इंडिका में मिलता है हमें? तो ये मिलता है हमें पांड्यों के बारे में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पांड्यों के बारे में। मेगास्थनीज के इंडिका में पांड्य राजवंश का सबसे पहला उल्लेख मिलता है और इसे पांड्य साम्राज्य में मोती के व्यापार का भी वर्णन किया गया है। तो इंडिका में जो है पांड्य साम्राज्य के बारे में हमें सबसे पहला प्रमाण मिलता है, मतलब पहली बार उल्लेख मिलता है हमें पांड्य साम्राज्य के बारे में वहां पर। ठीक है, सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में किसका शासन था? यानी कि मेगास्थनीज के अनुसार जो पांड्य राज्य थे उस समय किसका राज्य था? तो एक रानी का राज्य था, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो मेगास्थनीज ने उल्लेख किया था कि पांड्य राज्य पर एक रानी का शासन था जो संभवतः मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का संकेत था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य में किसके शासन की बात की गई है? तो एक रानी की शासन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी किस विषय से संबंधित है? तो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी जो है वह किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो द ये जुड़ा हुआ है रोम व्यापार और समुद्री मार्ग से। ठीक है, तो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में दक्षिण भारत और रोम के बीच समुद्री व्यापार और बंदरगाहों की विस्तृत चर्चा की गई है। तो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी में जो है रोम व्यापार और समुद्री मार्गों का विस्तृत वर्णन किया गया है, ये याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। यहाँ पर है कि संगम युग में रोम के साथ व्यापार का मुख्य निर्यात क्या था? यानी कि मुख्य निर्यात वस्तु क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रोम के साथ व्यापार में जो मुख्य निर्यात वस्तु थे वो थे मसाले, सुत्ती वस्त्र और मोती।
तो संगम युग में जो रोम के साथ व्यापार का मुख्य जो निर्यात वस्तु थे वो क्या थे, मसाले, मोती और सूती वस्त्र भारत से मतलब निर्यात किया जा रहा था, भेजा जा रहा था। आयात का मतलब होता है लाया जा रहा था, निर्यात का मतलब यहाँ से भेजा जा रहा था दूसरे देश में। ठीक है, यहाँ पर है कि चोल साम्राज्य का पतन कब हुआ। ठीक है, तो चोल साम्राज्य की पूछा जा रहा है, तो चोल साम्राज्य की जो पतन होता है यहाँ पर 1279। ठीक है, चोल साम्राज्य का पतन 1279 में पांड्य और होयसल आक्रमणों के कारण हो गया था। तो यहाँ पर ये आपस में लड़ रहे थे पांड्य चोल चेर, तो इनके लड़ाई की वजह से तीनों कमजोर हो गए। तो कमजोर हो गए तो किसी का तो पतन हो गई ही, तो चोल साम्राज्य का जो पतन है 1279 ईस्वी में हो गया था, 79। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चोल प्रशासन में वरियम क्या थे। चोल प्रशासन में जो वरियम होते थे ये क्या थे, तो चोल प्रशासन में जो वरियम कहलाते थे वो क्या कहलाते, ग्राम सभाओं की समितियां जो होती थी वो क्या कहलाते थे, वह वरियम कहलाते थे। ठीक है, तो वरियम जो थे वो ग्राम सभाओं की विभिन्न समितियां थी जो स्थानीय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर जिम्मेदारी निभाते थे, मतलब विभिन्न पहलुओं की जिम्मेदारी निभाते थे। इनका काम होता था कि स्थानीय प्रशासन जो थी, गांवों की जो प्रशासन थी उसको संभालना, उसको देखना और उस पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि चोल काल में कुंडावेलो प्रणाली का उपयोग किसके लिए किया गया। कुंडावेलो प्रणाली, कुंडावेलो प्रणाली जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है चोल काल में, तो ये प्रयोग किया गया था ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव के लिए जो है कुंडावेलो पद्धति का उपयोग किया गया था। एक लॉटरी प्रणाली थी, क्या थी, एक लॉटरी प्रणाली थी, लकी ड्रॉ वाली थी, जिसका उपयोग ग्राम सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए किया जाता था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ये एक लॉटरी प्रणाली थी। चलिए कुंडावेलो, और ये किसके लिए उपयोग होता था, ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोल काल में मंदिरों की क्या भूमिका थी। चोल काल में मंदिरों की क्या भूमिका थी। देखो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा मंदिरों की भूमिका रही है, आज भी है। तो केवल धार्मिक केंद्र के रूप में, बिल्कुल धार्मिक केंद्र के रूप में तो मंदिर होंगे ही, लेकिन केवल नहीं, शिक्षा और न्याय के केंद्र के रूप में भी, आर्थिक और सामाजिक केंद्र के रूप में। उपयुक्त नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। ठीक है, तो चोल काल में मंदिरों का क्या भूमिका थी, तो ये धार्मिक केंद्र थे, शिक्षा और न्याय का केंद्र थे, साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक केंद्र भी के रूप में भी इनको जाना जाता था। तो चोल काल में मंदिर केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि शिक्षा, न्याय, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के भी केंद्र हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। यहाँ पर है कि राजा राज चोल प्रथम ने किस मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, तो राजा राज चोल ने कौन सी मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी, तो इन्होंने जो मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी, एक तरफ खड़ा राजा और दूसरी तरफ बैठी रानी का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इन्होंने जो मुद्रा प्रणाली जो लाई थी उसमें एक तरफ खड़ा राजा और दूसरी तरफ बैठी देवी का, मतलब रानी या देवी का चित्र था। ठीक है, तो राजा राज चोल प्रथम ने नई मुद्राएं जारी की जिसमें एक तरफ खड़ा राजा और दूसरी तरफ बैठी देवी का चिन्ह था, जो पुराने बाघ चिन्ह वाली मुद्राओं को प्रतिस्थापित करता था। इससे पहले यहाँ पर जो चोल शासन की जो सिक्के थे उस पर बाघ का चिन्ह हुआ करता था और उसको हटा करके ये लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल नौसेना ने बंगाल की खाड़ी को किस नाम से जाना, तो चोल नौसेना ने जो बंगाल की खाड़ी थी उसको नाम बदल कर इन्होंने किया था चोल झील। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पहले चर्चा किया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि चोल नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि चोल सेना कितनी शक्तिशाली थी कि इन्होंने बंगाल की खाड़ी को ही चोल झील के रूप में विकसित कर लिया था। चलिए मतलब समझ रहे थे कि वो हमारा झील है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सतीरम, कप्पल सतीरम किससे संबंधित है, तो कप्पल सतीरम जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जहाज निर्माण से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जहाज निर्माण से। कप्पल सतीरम जहाज निर्माण की एक ग्रंथ है। ये क्या है, कप्पल सतीरम क्या है, एक ग्रंथ है और किस पर है, जहाज निर्माण पर। ठीक है, जहाज निर्माण पर एक ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ है जो चोलों की उन्नत समुद्री तकनीकी को दर्शाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि राजेंद्र चोल प्रथम ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई साम्राज्य पर आक्रमण किया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई साम्राज्य की बात हो रही है जिस पर आक्रमण किया था, तो इन्होंने आक्रमण किया था शैलेंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा शैलेंद्र पर। तो राजेंद्र चोल प्रथम ने शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण किया और ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था शैलेंद्र पर, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जब इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया साम्राज्य जो शैलेंद्र साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया और इन्होंने मल्ल, प्रायद्वीप, जावा और सुमात्रा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, सुमात्रा पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था शैलेंद्र ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चोल काल में आग्रहारम अग्रहारम, ठीक है, अग्रहारम क्या था। ठीक है, चोल काल में जो है अग्रहारम क्या था। तो चोल काल में जो अग्रहारम था वह ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि थी, अग्रहारम। ठीक है, अग्रहारम अग्रहारम ब्राह्मणों को कर मुक्त दान में दी गई भूमि या गांव थे। ठीक है, तो ब्राह्मण जो थे उस समय ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था, कर मुक्त भूमि। कर मुक्त भूमि का मतलब होता था कि ब्राह्मण उस पर जो भी उपज करेंगे राजा टैक्स नहीं लेगा। ठीक है, टैक्स नहीं ले सकता है। तो यही बात है, इसी को जो है चोल काल में अग्रहारम के रूप में जाना जाता था, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था टैक्स फ्री भूमि। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि संगम साहित्य में तीनों का क्या अर्थ है। संगम साहित्य में जो तीनों है इसका क्या अर्थ था, तो इसका अर्थ था भौगोलिक क्षेत्र और उससे जुड़ी जीवन शैली। तीनों का अर्थ क्या होता है संगम साहित्य में, कि भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी स्पेशल भौगोलिक क्षेत्र और वहां के जीवन शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संगम साहित्य में तीनों यानी कि 5 भौगोलिक क्षेत्रों की बात की गई है। पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और मरुस्थल की। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम साहित्य में कितने तीनों भौगोलिक प्रभागों का उल्लेख है, तो ये 5 है। अभी हम लोगों ने बात की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। प्रश्न संख्या 72 आपसे पूछ रहा है कि चोल काल में सभा किसकी विधानसभा थी। सभा जो थी वो किसकी विधानसभा थी। सभा एक शब्द की बात हो रही है। ठीक है, तो सभा जो थी ब्राह्मण बस्तियों की विधानसभा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण बस्तियों की विधानसभा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर हम बात करें, हम लोगों ने बात किया था क्या कि गांवों की जो सभा होती थी उसको या उर कहते थे, गांव को उर कहा जाता था। लेकिन जो ब्राह्मण बस्तियां थी उनके जो सभा होती थी उनको हम लोग क्या कहते थे, उनको यहाँ पर कहा जाता था सभा केवल। ठीक है, सभा एक शब्द के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि बिकुड़ी बेल बिकुंडी सॉरी बेलभिकुंडी ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित है। तो बेलभिकुंडी जो ताम्रपत्र है वो किस राजवंश से संबंधित है, तो ये पांड्य राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पांड्य राजवंश से संबंधित है। बेल बेल सॉरी बेलभिकुंडी ताम्रपत्र जो है पांड्य राजवंश के शासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पांड्य राजवंश से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74 मदुरई का मीनाक्षी मंदिर मुख्यतः किस राजवंश से संबंधित है। तो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है ये किस राजवंश से जुड़ा हुआ है, तो ये पांड्य राजवंश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीनाक्षी अम्मन मंदिर की उत्पत्ति पांड्य राजवंशों से जुड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 75 पांड्य राजवंश की प्रमुख आय का स्रोत क्या था। तो पांड्य राजवंश की प्रमुख आय का जो स्रोत दिया गया है, तो यहाँ पर सभी आय के स्रोत थे। प्रमुख आय के स्रोत कृषि कर था, मोती मछली पकड़ना था, व्यापार कर था, यानी कि ये सभी मिलाकर के मुख्य स्रोत बनते थे पांड्य राजवंश के आय का। ये टैक्स लगाते थे, उनसे आय कमाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि पांड्य की आय का मुख्य स्रोत कृषि कर, मोती मछली पकड़ना, फल फिशरी और
व्यापार कर थे जिसमें मोती का व्यापार विशेष रूप से प्रसिद्ध था। तो ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चेर राजवंश का पतन कब हुआ था? चेर राजवंश की अगर पतन की बात करें तो इसका पतन हुआ था तीसरी शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, तीसरी शताब्दी ईस्वी प्रारंभिक चेर और 12वीं शताब्दी ईस्वी उत्तरी चेर, इन दोनों का पतन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरी शताब्दी ईस्वी में प्रारंभिक चेर का पतन हुआ था और 12वीं शताब्दी ईस्वी में जो है उत्तरी चेर का पतन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रारंभिक चेर राजवंश जो था वह तीसरी शताब्दी ईस्वी में समाप्त हुआ और उत्तर चेर जो कि पेरुमल वाले थे वो राजवंश जो था 12वीं शताब्दी में चोलों के आक्रमण से समाप्त हो गए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्रारंभिक चेरों का जो पतन हुआ था वो तीसरी शताब्दी में हुआ था, जबकि 12वीं शताब्दी में जो है यहाँ पर उत्तर चेर का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि चोल प्रशासन में पेरुंदनम और शिरुंदनम क्या थे? पेरुंदनम और शिरुंदनम चोल प्रशासन में क्या थे? तो चोल प्रशासन में जो पेरुंदनम और शिरुंदनम हैं ये क्या थे? ये थे उच्च और निम्न अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, उच्च और निम्न अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, पेरुंदनम और उच्च अधिकारी और शिरुंदनम निम्न अधिकारी थे जो राजा के परिषद में सलाहकार थे। ये सलाहकार थे, सलाह देते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, उच्च और निम्न अधिकारी, पेरुंदनम और शिरुंदनम। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि चोल शासकों ने स्वयं को क्या उपाधि दी थी? तो चोल शासकों ने जो है स्वयं को जो उपाधि दी थी वह चक्रवर्ती या को राजकेसरी की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर बी, चक्रवर्ती या को राजकेसरी की उपाधि देते थे चोल शासक स्वयं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है तिरुवलगाडु शिलालेख। तिरुवलगाडु शिलालेख किस चोल शासक से संबंधित है? तो ये जो शिलालेख है ये संबंधित है राजा राज प्रथम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, राजा राज प्रथम से। तो तिरुवलगाडु शिलालेख जो है वह राजा राज चोल प्रथम के समय का है और उत्तम चोल द्वारा राजा राज को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। तो इसमें राजा राज चोल को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है। उत्तम राजा जो उन्होंने राजा राज चोल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, इसकी जो हमें जानकारी मिलती है तिरुवलगाडु शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसीलिए हम कह देंगे कि ये राजा राज प्रथम से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सेनूर शिलालेख में किस घटना का उल्लेख है? जो सेनूर शिलालेख है इसमें किस घटना का उल्लेख है? तो इसमें पांडे की राजधानी मदुरई का विनाश का उल्लेख है। तो सेनूर शिलालेख में राजा राज चोल प्रथम द्वारा पांडे राजधानी मदुरई का विनाश का उल्लेख है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि जो मदुरई जो था इसका जो विनाश किया था राजा राज चोल ने किया था। राजा राज चोल ने किया था, ये भी याद रखिएगा। राजा राज चोल प्रथम ने जो है मदुरई का विनाश किया था और इसकी जो वर्णन हमें मिलती है वह सेनूर शिलालेख में मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि संगम काल में वेलीर कौन थे? तो संगम काल में जो वेलीर थे वो कौन थे? वो थे छोटे क्षेत्रों के सरदार। ठीक है, छोटे क्षेत्रों के जो सरदार होते थे वह वेलीर कहलाते थे। ठीक है, ये छोटे क्षेत्रों के सरदार या मुखिया थे जो बड़े राजवंशों के अधीन या स्वतंत्र रूप से भी शासन करते थे। या तो यह बड़े राजाओं के अधीन हुआ करते थे या स्वतंत्र भी अपना शासन कार्य चलाते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम साहित्य में मरण किसे कहा जाता है? तो संगम साहित्य में जो मरण है वो पांड्य शासकों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, पांड्य शासकों को। संगम साहित्य में पांड्य शासकों को मरण कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि चेर शासकों को संगम साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? शासकों को संगम साहित्य में कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेरुमल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, पेरुमल के नाम से। चेर शासकों को पेरुमल कहा जाता था, जो महान शासक का अर्थ हो, जिसका अर्थ होता है महान शासक। ठीक है, तो पेरुमल के नाम से इनको जाना जाता था। चेर शासकों को संगम साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? पेरुमल के नाम से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। पूछ रहा है कि संगम युग के तीनों राजवंशों की सामान्य मुद्रा क्या थी? तो संगम युग के तीनों राजवंशों की सामान्य मुद्रा क्या थी? तो ये मुद्रा थी काशु। ठीक है, काशु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर काशु। संगम युग में सामान्य मुद्रा काशु थी, जो तीनों राजवंशों में प्रचलित थी। ठीक है, तो ये काशु जो था ये तीनों राजवंशों में प्रचलित था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि करिकाल चोल द्वारा लड़ा गया बेहपरंडलो किसके विरुद्ध था? तो ये जो करिकाल के द्वारा लड़ा गया था वह पेरेंडलो युद्ध, ये जो था नौ शत्रु राजाओं के संगठन के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 शत्रु राजाओं के संगठन को पराजित किया था इसमें, और ये बरहपरंडलो युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि करिकाल चोल द्वारा लड़ा गया बरहपेंडलो युद्ध किसके विरुद्ध था? तो 9 शत्रु राजाओं के संगठन के विरुद्ध था, और इसमें ये जीत जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि पुगलूर शिलालेख प्रथम शताब्दी ईस्वी का है। ये किस राजवंश से संबंधित है? तो पुगलूर जो शिलालेख है ये संबंधित है चेर राजवंश से। ठीक है, चेर राजवंश से। पुगलूर शिलालेख जो है चेर राजवंश की 3 पीढ़ियों का उल्लेख करता है। ये 3 पीढ़ियों का उल्लेख जो है चेर राजवंश का करता है। तो पुगलूर शिलालेख जो है चेर राजवंश से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ जो है संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो यह मणिमेखले जो है ये संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है। मणिमेखले संगम काल के बाद की रचना है, जबकि अन्य साहित्य के भाग जो है शिल्पाधिकारम को संगम युग का अंतिम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमें याद रखना है कि जो मणिमेखले है ये संगम काल की बाद की रचना है, बाकी सभी जो है संगम काल की रचना है। शिल्पाधिकारम को जो है संगम काल का अंतिम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि मीनाक्षी मंदिर की किंवदंती में मीनाक्षी किसकी पुत्री थी? तो मीनाक्षी मंदिर के किंवदंती में जो मीनाक्षी थी वह मल्लध्वज पांडे के पुत्री थी। मल्लध्वज पांडे की पुत्री थी। जो मीनाक्षी मंदिर की किंवदंती है लोग कहते हैं, तो जो मीनाक्षी थी वो किसकी पुत्री थी? मल्लध्वज पांडे की। ठीक है, पौराणिक कथा जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग किंवदंती भी कहते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार देवी मीनाक्षी राजा मल्ल पांडे और उनकी रानी की पुत्री थी, जिन्हें बाद में जो है भगवान शिव से विवाह किया गया, और फिर मीनाक्षी मंदिर उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल काल में नागपट्टनम बंदरगाह किससे व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो जो नागपट्टनम बंदरगाह था, जो चोल काल की बात हो रही है, तो ये रोम से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से, अरब देशों से, यानी कि उपयुक्त सभी से व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो नागपट्टनम जो बंदरगाह था रोम, चीन, ठीक है, रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और अरब देशों के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजा राज चोल प्रथम ने किस चालुक्य राजकुमारी से अपनी पुत्र कुंदेव का विवाह किया? तो कौन सी वह चालुक्य राजकुमारी थी जिसका विवाह कुंददेव से होता है? तो कुंददेव से विवाह करने वाली जो राजकुमारी थी उसका नाम था विमलादित्य या बेंगी। ठीक है, विमलादित्य बेंगी के थे ये, सॉरी बेंगी इनका नाम नहीं था, बेंगी के थे। ठीक है, राजा राज चोल ने बेंगी के विमलादित्य से अपनी पुत्री कुंददेव का विवाह करके
राजनीतिक संगठन को मतलब गठबंधन को स्थापित किया। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि राजा राज चोल ने किस चालुक्य राजकुमारी से अपनी पुत्री कुंददेव का विवाह किया। सॉरी, यहाँ पर राजकुमार नहीं बल्कि राजकुमारी होगा, यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ा सा। तो याद रखेगा कि राजा राजचोल प्रथम ने किस चालुक्य राजकुमार से अपनी पुत्री कुंददेव का विवाह किया। तो वो थे विमलादित्य, जो कि वेंगी के थे। ठीक है, तो राजा राजचोल ने वेंगी के विमलादित्य से अपनी पुत्री कुंददेव का विवाह करके राजनीतिक गठबंधन को मजबूत किया। उस समय जो राजा होते थे अपने राजनीतिक गठबंधन, अपनी सीमाओं को रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते थे। ठीक है, जैसे परिवार बन जाता था, युद्ध और युद्ध की जो संभावनाएं थी वो टल जाती थी। तो ये एक राजनीतिक मूव हुआ करता था, राजनीतिक और रणनीतिक हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चोल साम्राज्य का मंडलम था। निम्नलिखित में से कौन सा चोल साम्राज्य का मंडलम था। तो चोल साम्राज्य के मंडलम की बात करें तो ये सभी थे। ठीक है, राजा राज मंडलम, चोल मंडलम और पांडे मंडलम। ठीक है, तो ये सभी चोल साम्राज्य का मंडलम थे। ठीक है, चोल साम्राज्य जो था विभिन्न मंडलमों में विभाजित था, जिसमें राजा राज मंडलम यानी कि जीती गई पांडे भूमि, चोल मंडलम और अन्य शामिल थे। ये सभी चीजें, ये सभी जो थे मंडलम के रूप में विभाजित थे, जिनको प्रांत कहा जाता था। ये उस समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सभी जुड़े हुए हैं चोल साम्राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कथन ए और कारण दोनों दिया गया है और हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर है कि चोल काल में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, कि चोल काल में जो स्थानीय व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से विकसित थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यानी कि कथन सही है। कारण देखिए, ग्राम सभाओं को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी और वे राजा के नियंत्रण से मुक्त थी। कभी भी राजा नहीं चाहेगा कि गांव मुक्त हो जाए। अगर राजा गांव ही मुक्त हो जाएगा प्रशासन से तो फिर कौन किस पर शासन किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि गांव सबसे छोटी इकाई है, मूलभूत इकाई है। जब गांवें ही आजाद हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आर कारण गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे कि चोल काल में उत्तरा उत्तरामेरूर शिलालेख क्यों प्रसिद्ध है। चोल काल में उत्तरामेरूर शिलालेख है वह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसमें ग्राम सभा चुनाव का विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तरामेरूर शिलालेख में ग्राम सभा सदस्यों के चुनाव की विस्तृत प्रक्रिया और योग्यता मानदंडों का उल्लेख है, जो प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण हमें मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण अगर की बात करें तो हमें ये संगम काल में देखने को मिलता है, जो कि चोल काल के उत्तरमेरु शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलता है। क्योंकि इसमें जो है ग्राम सभा चुनाव की विस्तृत व्याख्या की गई है। उसमें चुनाव की प्रक्रिया, जो उसमें सदस्य शामिल होंगे, उनकी योग्यताएं, इन सब पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र चोल प्रथम की गंगा यात्रा में किन किन क्षेत्रों को पराजित किया गया। तो राजेंद्र चोल प्रथम की जो गंगा यात्रा थी, इसमें जो पराजित थे वो बंगाल से लेकर के गंगा घाटी तक के विभिन्न राज्यों को पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि राजेंद्र चोल की गंगा यात्रा में उन्होंने पाल साम्राज्य, कलिंग और गंगा घाटी के विभिन्न राज्यों को पराजित किया और गंगा नदी से पवित्र जल लाया। और इसी समय उन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी गंगे कोंड की, क्योंकि उन्होंने गंगा घाटी को जीत लिया था। और इन्हीं के नाम पर एक शहर बसाते हैं, एक जगह बसाते हैं, गंगे कोंड चोलपुरम, और उसी में इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। चलिए, जिसका नाम था गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है। तो चोल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य माना जाता है वह राजा राज चोल प्रथम माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, राजा राज चोल प्रथम को चोल साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिन्होंने साम्राज्य को उसके चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। यानी कि जिस समय राजा राज चोल थे, उन्होंने अपने साम्राज्य को सबसे ऊपर ले जा गया। ठीक है, राजा राज चोल, और इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल
टेम्पल में कौन कौन से मंदिर शामिल है? तो ग्रेट लिविंग चोला के रूप में जो है बृद्धेश्वर मंदिर, गंगा कोंड चोलपुरम और एरावतेश्वर मंदिर इसमें शामिल होते हैं। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के समूह में जो है वृद्धेश्वर मंदिर, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर और एरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि संगम काल में पत्नी कांगनी यानी कि पत्नी या कांगनी की पूजा किस रूप में की जाती थी? तो ये जो पूजा की जाती थी ये पवित्रता और न्याय की देवी के रूप में की जाती थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। शिल्पाधिकारा महाकाव्य की नायिका कांगनी को पवित्रता और न्याय के प्रतीक के देवी के रूप में पूजा जाता था, ये भी याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98, चोल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दिन क्या थी? चोल राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दिन क्या थी? अगर ये पूछ रहा है आपसे तो इसका मतलब हो गया कि ये सभी थे। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला, ये चोल काल में विकसित हुआ। कांस्य मूर्ति कला, नाट्य जो वो भरतनाट्यम वाली प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा जिसमें शिव के तांडव का चित्रण होता है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली, हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पर गांवों में जो होता था चुनाव हुआ करते थे और चुनाव की जो पूरी प्रक्रियाओं का हमें वर्णन मिलता है चोल काल की। तो ये सभी का जो हमें यहाँ पर चोल काल ने यानी ये चोल राजवंशों ने हमें दिया था, सांस्कृतिक रूप से इन्होंने हमें दिया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पांड्य राजवंश का पुनरुत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो पांड्य राजवंशों का जो पुनः उत्थान हुआ था यह जाटावर्मन सुंदर पांडे के समय में हुआ था। ठीक है, तो जाटावर्मन सुंदर पांडे के नेतृत्व में जो है पांड्य राजवंश का पुनरुत्थान हुआ था। तो 13वीं शताब्दी में जाटावर्मन सुंदर पांडे के नेतृत्व में पांड्य राजवंश का पुनरुत्थान हुआ, उन्हें चोलों को पराजित किया। इन्होंने फिर चोलों को पराजित किया था पांड्य राजवंश के, जब इनका पुनरुत्थान होता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100। यहाँ पर एक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तीनों राजवंशों चोल, चेर और पांडे में समान थी? वह कौन सी विशेषता थी जो तीनों में समान थी? पहला है समुद्री व्यापार पर नियंत्रण, दूसरा है रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध, वाणिज्यिक संबंध, और तीसरा है संगम साहित्य का संरक्षण। तो ये जो तीनों कथन है, तीनों राजाओं में ये विशेषता मानी जाती है, समानता मानी जाती है कि समुद्री व्यापार पर ये नियंत्रण रखते थे। तीनों राजवंशों ने समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखा। इन्होंने रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक वाणिज्यिक संबंध स्थापित किया। संगम साहित्य का ये तीनों राजवंश संरक्षण किए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये थे आज के कुल 100 प्रश्न एमसीक्यू के, जो कि चोल, चेर और पांडे से जुड़े हुए थे। आज का हमारा वीडियो नंबर 10 था। ठीक है, यहाँ पर वीडियो नंबर 10। ठीक है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें अगर कोई आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो इस दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें जो भी आप मतलब आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, क्योंकि हमारी चैनल अभी बहुत छोटी है और हमें कुछ आर्थिक मदद की जरूरत तो जरूर है। अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं। आप हमें प्रोत्साहन के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 11 में।